गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, नमस्कार विद्यार्थियों। आज जो हम आपके सामने सोशल का ठीक है अध्याय नंबर 3 लेके आए हैं, उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, अध्याय 3 का नाम जो है आपका जलवायु एवं अफवाह तंत्र। ठीक है, जलवायु एवं अफवाह तंत्र ठीक है से रिलेटेड हम क्वेश्चन इस अध्याय में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे पहले ही क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। ठीक है, अफवाह तंत्र से क्या आश्रय है, मतलब अफवाह तंत्र क्या होता है इसको आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं अफवाह तंत्र क्या होता है। तो अफवाह तंत्र से आश्रय किसी क्षेत्र के नदी तंत्र से है। ठीक है, काय से है, उस क्षेत्र के नदी तंत्र से है जो विभिन्न दिशाओं में बहकर आती है। ठीक है, और मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। समझ में आया अफवाह तंत्र क्या होगा। ये अफवाह तंत्र नदी का एक क्षेत्र होता है। ठीक है, यह तंत्र होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की दिशाओं से बहकर आने वाली नदियाँ ठीक है आती है और मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। ठीक है, तो इस तरीके से अफवाह तंत्र को समझना है अपने को। ठीक है, कि अफवाह तंत्र क्या होता है, समझ में आएगा। अफवाह तंत्र ठीक है किसी क्षेत्र से के नदी तंत्र से या तंत्र को कहा जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार की नदियाँ या दिशाओं से आकर नदियाँ मिलती है और एक बड़ी नदी का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है हमारा, उत्तर भारत की नदियों में वर्ष भर पानी क्यों रहता है। ठीक है, अब उत्तर भारत की जो नदियाँ होती है हमारी, उनमें वर्ष भर पानी क्यों रहता है, इसका आंसर हमको देना रहेगा यहाँ। तो कैसे देंगे हम, चलिए देखिए। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों की मुख्य विशेषता ठीक है कि इनमें वर्ष भर पानी रहता है। ठीक है, इस क्षेत्र की नदियों को वर्षा के जल के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों के हिम के पिघलने से इनमें जल आपूर्ति होती रहती है। ठीक है, देखो अब उत्तर भारत में क्या है, हिमालय है। ठीक है, और हिमालय से क्या होता है, निरंतर आपकी क्या होती है, जो नदियाँ आती है तो उसमें जो बर्फ़ पिघलती है, तो बर्फ़ पिघलने के कारण क्या होता है, उसका पानी आने लगता है। ठीक है, तो पानी की कमी नहीं होती है, इसलिए वो वर्ष भर उसमें क्या रहता है, पानी रहता है। ठीक है, तो ये आपको आंसर देना है। ठीक है, बर्फ़ होने के कारण क्या होता है भाई, पानी है ना, बर्फ़ पिघलता है और बर्फ़ पिघलेगा तो पानी का निर्माण होगा, तो पानी इसलिए उसमें वर्ष भर रहता है, वर्ष भर पूर्ति होती रहती है उसकी। चलिए आगे। ठीक है, भारत की 4 प्रमुख के झीलों के नाम लिखिए। तो भारत की प्रमुख के 4 झीलों के नाम आपको लिखना है कि कौन कौन सी झीलें होती है। ठीक है, तो पहली देखिए, उलर झील कहाँ स्थित है, कश्मीर में स्थित है। याद रखना है आपको, उलर झील कहाँ स्थित है, कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद में कोलेरू, कोलेरू कहाँ है, तो कोलेरू कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चिल्का, चिल्का झील कहाँ है, ओडिशा में। ठीक है, और सांभर ठीक है, तो सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में। या फिर कई बार क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा के दे दिया कि भाई भारत की 4 प्रमुख झीलें कहाँ पाई जाती है, उन स्टेटों के या उन राज्यों के नाम लिखिए। ठीक है, तो आपको कम से कम राज्यों के नाम भी आपको पता होना चाहिए, है ना। झीलों के नाम तो पता ही होना चाहिए, राज्यों के नाम भी पता होना चाहिए कि कौन सी झील कौन से राज्य से बिलोंग करती है, कौन से राज्य में है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा नदी की 4 सहायक नदियों के नाम लिखिए। ठीक है, काय की गंगा नदी जो है ठीक है, उसकी 4 सहायक नदियाँ, मतलब 4 सहायक नदियाँ मतलब उस गंगा नदी में कौन कौन सी नदियाँ मिलती है ना, मतलब कौन कौन सी सहायक नदियाँ होती है उसकी। तो क्या याद रखना है आपको, देखो यमुना है सबसे पहले, फिर घाघरा है, गंडक है और कोसी। तो ये 4 नाम याद रखना है आपको, जो किसकी सहायक नदियाँ हैं, गंगा नदी की सहायक नदियाँ है। ठीक है, आएगा समझ में। गंगा नदी की 4 सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो आपको 4 नाम लिखने के लिए आते हैं और वो 4 नाम आपको याद रखना है कि भाई यमुना है, घाघरा है, गंडक है और कोसी है। आएगा समझ में क्वेश्चन का आंसर। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया है हमारा, सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। अब कौन सी नदी आ गई, सिंधु नदी। मतलब यहाँ पर आपको नदियों के बारे में ही बहुत सारी जानकारी याद रखना पड़ेगी। तो गंगा नदी में कौन कौन सी मिलती है वो याद रखना है आपको, और सिंधु नदी में कौन कौन सी मिलने वाली है, यहाँ पे 4 मिलती है, यहाँ पे क्या है 5, है ना। अब कौन कौन सी है, सबसे पहले तो 5 सहायक नदियों के नाम दिए, झेलम है ना, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास। ठीक है, तो ये 5 नाम आपको याद रखना है, झेलम, चिनाब,
रावी, सतलज और व्यास। ये कौन किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भ्रंश से क्या तात्पर्य है ना? भ्रंश से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो भ्रंश क्या होता है इस चीज़ को जानते हैं। तो आंतरिक हलचलों के कारण, ठीक है, आंतरिक हलचलें मतलब जो पृथ्वी का भूभाग होता है तो उसकी जो भूमि के अंदर वाला भाग, ठीक है, आंतरिक हलचलों के कारण भूपृष्ठ पर नदी दरारें, है ना, सॉरी, भूपृष्ठ पर पड़ी दरारें जिनके सहारे चट्टानें खिसक जाती है, भ्रंश कहलाते हैं, है ना। तो चट्टानों का खिसकना, है ना, चट्टानों को खिसकना, पड़ी दरारें जिनके सहारे चट्टानें क्या हो जाती, खिसक जाती है, उन्हीं को क्या बोलते हैं? भ्रंश बोलते हैं। और किसके कारण होता है ये? तो आंतरिक हलचलों के कारण, है ना। भूमि पृष्ठ पर क्या होती है? पड़ी दरारें, है ना, भूमि के जो पृष्ठ पर पड़ जाती है दरारें, तो उनके सहारे चट्टानें क्या होती है? खिसक जाती है, और इसी को क्या बोलते हैं? भ्रंश बोलते हैं। आएगा समझ में आपको? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है अगर अरब सागर में गिरने वाली दो नदियों के नाम लिखना है, ठीक है। कौन से सागर में? अरब सागर, है ना, हिंद महासागर और अरब सागर, ठीक है, ये दो सागर है हमारे पास में अभी। तो अरब सागर में गिरने वाली दो नदियों के नाम हमको लिखना है। तो कौन कौन सी नाम है? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है, या अरब सागर में मिलती है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो नर्मदा और ताप्ती नदी, तो ये दो नदियों के नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? आंतरिक अफवाह से क्या आप क्या समझते हैं, है ना। आंतरिक अफवाह, है ना, तो आंतरिक अफवाह क्या होती है इस चीज़ को समझना है। तो आंतरिक अफवाह एक ऐसा अफवाह तंत्र होता है जिसमें नदियों का जल महानगरों में नहीं पहुंचता, वरना आंतरिक समुद्रों या झीलों में गिरता है, ठीक है। समझ में आया? आंतरिक अफवाह क्या होता है? अफवाह तंत्र का मतलब तो समझ में आया तुमको। तो अफवाह तंत्र का मतलब समझ में आया। अब अफवाह तंत्र में क्या है? आंतरिक, है ना, जो नदियाँ होती है तो उनका जो आंतरिक महासागर होते हैं उनमें पहुँचता है, तो उसी और उस पहुँचकर समुद्र और झीलों में गिरता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आंतरिक अफवाह बोलते हैं। चलिए अब अगला जो है आपका, भारत को कौन सी जलवायु का प्रदेश कहते हैं? ये क्वेश्चन दिया गया है ना। तो भारत की जो प्रमुख जलवायु है किस प्रकार की है? तो मानसूनी जलवायु है। याद रखना आपको, कैसे जलवायु है भारत की? तो मानसूनी जलवायु है, ठीक है। होता है ना हमारे पास, हमारे आसपास देखते होंगे आपके भाई 4-4 महीनों में हम 4 महीने ग्रीष्मकाल रहता है, 4 महीने वर्षा ऋतु रहती है, और 4 महीने क्या रहता है? शिशिर रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जलवायु बटी हुई है, मानसूनी जलवायु, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है? वर्षा ऋतु में मानसून की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है? तो वर्षा ऋतु में मानसून की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है? तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं होती है ना। कितनी शाखाएं होती है? 2। याद रखना है आपको। अरब सागर की मानसून शाखा, है ना, अरब सागर जैसे आपको ऊपर बताया था मैंने, अरब सागर होता है, और ठीक है, तो अरब सागर की मानसून शाखा। उसके बाद में जो प्रायद्वीप के अधिकतर भागों में वर्षा करती है ना, प्रायद्वीप भाग जो होते हैं हमारे, तो उसमें अधिकतर वर्षा करती है। और दूसरा जो होता है बंगाल की खाड़ी की शाखा, जो निम्न वायुदाब की ओर, ठीक है, गंगा के मैदान में वर्षा करती है, ठीक है। तो इस तरीके से उसको आंसर आपको देना है। चलिए अगला प्रश्न जो लिया है हमने वो है मानसून से क्या अभिप्राय है ना। मानसून से क्या अभिप्राय है, मतलब मानसून क्या होता है इस चीज़ को समझना है, ठीक है। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम, है ना, कैसे? मौसिम, अरबी भाषा का जो शब्द है से हुई है। इसका आश्रय है मौसम, है ना। क्या है इसका आश्रय? मौसम, मतलब किससे रिलेटेड है वो? मौसम, या मौसम के अनुसार हवाओं में होने वाले परिवर्तन, ठीक है। अब मौसम मतलब साधारण भाषा में हम बोले तो क्या होता है, ठीक है, हवाओं का परिवर्तन देखने को मिलता है हमको, मौसम मतलब, ठीक है। तो जिनके अनुसार अनुसार वर्ष में 6 माह तक एक दिशा में तथा 6 माह तक विपरीत दिशा में हवाएं चला करती है, ठीक है। 6-6 महीने में क्या होती है? अलग अलग दिशाओं में हवाएं चलती है, ठीक है। इस प्रकार मौसम के परिवर्तन के अनुसार चलने वाली हवाओं को मानसून कहते हैं। या फिर साधारण भाषा में अगर परिभाषा बनाई जाए तो मौसम के परिवर्तन के अनुसार चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। परंतु ये थोड़ा सा दीर्घ रूप में आपको लिखने के लिए आ सकता है 3 नंबर के लिए, इसलिए आपको थोड़ा सा उसको बड़ा लिखना रहेगा, ठीक है। तो आप
ये जो शब्द आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं उनका उपयोग करते हुए लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे का जो क्वेश्चन है वो क्या है, मैंगो शावर है ना, आम्रवृष्टि क्या है। तो मैंगो शावर आम्रवृष्टि क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। तो मानसून के आने से पूर्व है ना प्रायद्वीपीय पठार में वर्षा होती है, जिसे मैंगो शावर आम्रवृष्टि कहते हैं। मानसून के आने से पूर्व प्रायद्वीपीय जो पठार होते हैं ना उसमें वर्षा होती है, तो उसको बोलते हैं आम्रवृष्टि। केरल में इसे फूलों वाली बौछार कहा जाता है, क्योंकि इस वर्षा से कहवा उत्पादन वाले क्षेत्रों में फूल खिलने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर रहेगा आपका मैंगो शावर क्या है। तो ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आपका, वृष्टि छाया प्रदेश क्या है ना, वृष्टि छाया प्रदेश क्या है। तो पर्वतीय वायु विमुख ढाल क्षेत्र जहाँ वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, पर्वतीय वायु विमुख है ना, वायु विमुक्त मतलब जहाँ पे वायु बहुत कम मात्रा में होगी, ढाल क्षेत्र जहाँ वर्षा नहीं हो पाती और वर्ष क्षेत्र वह क्षेत्र शुष्क रह जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र की श्रेणी में आता है। ठीक है, आएगा समझ में। चलिए अगला प्रश्न है, काल वैशाखी क्या है। काल वैशाखी क्या है, इस चीज़ को समझना है। तो काल वैशाखी क्या है, तो पश्चिमोत्तर भारत के मैदानी भागों में है ना, भागों में पश्चिमी विक्षोभों है ना, विक्षोभ मतलब क्या है, ठीक है ना, विक्षोभ मतलब एक हलचल बोल सकते हैं हम। ठीक है, से अप्रैल माह में होने वाली वर्षा को ठीक है काल वैशाखी कहते हैं। क्या कहते हैं, काल वैशाखी। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, नदी प्रदूषण को रोकने के 2 उपाय लिखिए है ना। नदी प्रदूषण इससे पहले वाले अध्याय में हमने लिया है, जल प्रदूषण होता है, नदी प्रदूषण होता है और वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, तो इसमें अब नदी प्रदूषण को रोकने के है ना, तो वहाँ से भी इसका आंसर बना सकते हैं आप। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं, पहला दिए औद्योगिक कचरे को नदियों में प्रवाहित करने का पर प्रतिबंध लगाया जाए, मतलब जो औद्योगिक कचरा होता है उसको नदियों में नहीं बहाना है, इस पर रोक लगानी चाहिए। सीवेज लाइनों के जल को परिष्कृत किया जाए है ना, जो सीवेज लाइनें होती है उनके जल को क्या करना चाहिए, परिष्कृत किया जाना चाहिए। आई होप ये जो 15 क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किए वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, इसका आपको फेयर वर्क करना है। अध्याय 3 पर हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, थैंक यू।